सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार पार्ट है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, और एज यूजुअल 4 से 5 6 7 कितना भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत क्वेश्चन आता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। सो बात करें बायोटेक का एप्लीकेशन, तो देखो बायोटेक का मदद से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाई करके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे हम मेडिसिन में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल डायबिटीज़ लोग हो रहा है, लोग इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल इंसुलिन है, इंसुलिन ले रहे हैं। कोई एक एरिया है लैंड, वो काफ़ी पोल्यूटेड होकर रखा है पोल्यूटेंट के साथ, तो मैं कोई बैक्टीरिया को ऐसे मॉडिफाई करूँगा कि वो पोल्यूटेंट को वो तोड़ के एकदम डिग्रेडेबल फॉर्म में बना कर रख दे। तो इसे हम कह देते हैं बायो रेमिडिएशन। ऐसा माइक्रोब्स में बना दूं जो प्लांट का जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर दे अल्कोहल में। पता है ये फर्मेंटेशन करेगा तो अल्कोहल बना देगा, इथानॉल। तो इसे हम कहते हैं बायो इथानॉल, तो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा। तो ऐसा बहुत सारा बायोटेक का एप्लीकेशन है, देखेंगे उसको वन बाय वन। ठीक है, सो बायोटेक और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। बायो फार्मास्यूटिकल, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्ट बोला, थेरापेटिक्स, डायग्नोसिस जैसे पीसीआर है, एलाइजा है, इन सब से हम बहुत जल्दी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एचआईवी अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया तो वायरस का लेग पीरियड होता है 5 से 10 साल। बट अगर किसी को डाउट है तो वो एलाइजा की मदद से बहुत जल्दी, पीसीआर की मदद से बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है इस वायरस को, जब बॉडी में बहुत ही लो कंसंट्रेशन हो। आप कोई भी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक क्रॉप है, जैसे कि एक आपका गोल्डन राइस कहते हैं हम, एक प्लांट है, राइस का वेराइटी है। ठीक है, इस राइस में बीटा कैरोटीन जीन होता है, एंड बीटा कैरोटीन जीन से विटामिन ए बनता है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके गोल्डन राइस बनाया। फिर हम मान सकते हैं कि पकड़ लो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आप बना सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो। प्रोसेस फूड मतलब आप जो भी जैसे दूध से दही बनाना, वो भी तो एक प्रोसेस्ड फूड ही है, ऑर्गेनिज्म ने ही बनाया। आपका अल्कोहल बनाना, ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, वो सबसे भी जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोसेस्ड फूड ही बोलोगे। तो आप बैक्टीरिया को ऐसा मॉडिफाई कर सकते हो जो दूध से दही बने, कि वो दूध से दही बनाने का प्रोसेस को जल्दी कर दे। और वो ऐसा भी मॉडिफाई हो सकता है कि उसमें कोई वायरस इन्फेक्शन भी ना करे। ठीक है, प्रोसेस फूड में काम होता है। बायो रेमिडिएशन मतलब इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट को खत्म कर देना। वेस्ट ट्रीटमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, सो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जहाँ फ्लॉक्स बनता है वो सब, एन एनर्जी प्रोडक्शन जो मैंने बायो उसका बात किया, बायो इथानॉल का बात किया। फिर बायो डीजल भी बनता है फ्रॉम प्लांट्स ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये सब बहुत सारा एप्लीकेशन है, आप बस ध्यान रखिएगा ये सब एप्लीकेशन, सब एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। नाउ 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया इन बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या पता है? 3 पिलर ये बताना चाह रहा है। रिसर्च का मतलब ये नहीं रिसर्च एरिया, ये 3 पिलर बता रहा है बायोटेक का। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब से आपको कुछ भी बनाना है तो आप कोई भी माइक्रोब्स लो, चाहे वो इकोलाई लो, चाहे आप कोई भी लो, आप ऐसा ऑर्गेनिज्म लोगे जिसमें आप जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहते हो वो वहाँ अंदर जाए, रेप्लिकेट करे, सब काम आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका प्रोडक्ट बने, प्रोटीन बने। तो पहला पिलर क्या है कि आप जो भी चीज़ लो एकदम बेस्ट काम करना चाहिए, चाहे वो इम्प्रूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोब्स हो, या फिर एंजाइम हो, वो एकदम बेस्ट फॉर्म में अपना काम करना चाहिए। जिस चीज़ को नहीं लोगे, ये पिलर सिर्फ काम करने से नहीं होगा, उसको काम करने के लिए, सारा अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको एकदम ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा, ताकि आप जो भी चीज़ ले रहे हो कैटलिस्ट की तरह जो काम करने वाला है वो एकदम बेस्ट काम करे, ऑप्टिमम कंडीशन दोगे। अब जब सब कुछ दे दिया तो यही कोलाई अपना भी प्रोटीन बनाएगा, मेरा भी प्रोटीन बनाएगा जो मुझे चाहिए, वेस्ट भी बनाएगा। तो ये सारा मिक्सचर से मेरे को मेरा प्रोडक्ट निकालना है। तो इस मिक्सचर से प्रोडक्ट निकालने को सेपरेशन करके प्रोसेस को ही हम कह देते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसको हम, इससे ये थर्ड पिलर है जिससे आप प्यूरिफाई करके अपना प्रोटीन या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उसको आइसोलेट कर लोगे। तो यही कह रहा है, ये पिलर का डिस्कशन रहा है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। जो भी लो बेस्ट रहे, ऑप्टिमम कंडीशन दो, प्रोडक्ट को निकालो। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, उससे पहले फिर से देख लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स करेगा इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, बायोफार्मास्यूटिकल, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, किसी को भी यूज़ करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। एप्लीकेशन क्या है? थेरापेटिक्स, फूड प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस। ठीक है, बायो रेमिडिएशन अलग है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया भी हमने देख लिया। नाउ फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का नॉर्मली 3 तरीका है। अगर मैं आपको पूछूं कि खाना का प्रोडक्शन बढ़ाना है तब क्या करोगे? आप बोलोगे फर्टिलाइजर यूज़ करो, आप बोलोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो,
गोबर वोबर देके, या फिर हम बोलेंगे कि एक प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दो। तो नॉर्मली पूछो खाना बढ़ाने, प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या 3 तरीका है, तो एग्रीकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आप करो, या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को यूज़ करो। और ध्यान रखना एक डाटा कि ग्रीन रिवोल्यूशन में जब इंडिया में भुखमरी आया था अराउंड 1916, तो उस समय फूडवेयर प्रोडक्शन जो था बहुत बढ़ गया था, खेती वीट का प्रोडक्शन। तो उस एरा को हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो उस समय में प्रोडक्शन जो था ट्रिपल हो गया था फूड का इंडिया में। रीजन उस समय सक्सेस का क्या था, इंप्रूव का क्रॉप वेराइटीज लिया था, नॉर्मल वाला नहीं। फिर एग्रोकेमिकल यूज़ किया था, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स तो यूज़ किया ही था, एंड बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कम जगह में से ज़्यादा खेती उगा रहे थे। तो इसलिए इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया। ये सब जनरल क्वेरी है, ध्यान रखिएगा, 3 रीजन। फिर भी प्रॉब्लम मेरी ये क्या था, फूड प्रोडक्शन तो 3 गुना बढ़ गया, बट समय के साथ पॉपुलेशन भी तो बढ़ते गया, तो वो कॉप अप नहीं कर पाया उतना फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन भले ही बढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन में, बट वो सफिशिएंट एनफ नहीं था ग्रोइंग पॉपुलेशन को कॉप अप करने के लिए। और समय के साथ एग्रोकेमिकल भी एक्सपेंसिव हो गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम था फार्मर्स का डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए। डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन बढ़ाएगा, बट वो तो फार्मर के लिए इश्यू है ना, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है। और इंक्रीजिंग यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटी इज नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है उससे जो अच्छा वाला वेराइटी भी है ना, तो उससे और जो वेराइटी अच्छा है उसको मिक्स करके आप और अच्छा वेराइटी नहीं बना पा रहे हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग से। तो एग्जिस्टिंग वेराइटी से आप और प्रोडक्ट नहीं बढ़ा पा रहे कन्वेंशनल मेथड से। इसलिए इन सब को ठीक करने के लिए, ग्रोइंग डिमांड को रीच आउट करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बायोटेक का रोल आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जीन को ऑल्टर करोगे, वो चाहे प्लांट हो, माइक्रोब्स हो, फंगस हो, एनिमल हो, जिस भी ऑर्गेनिज्म का आप जीन को मॉडिफाइड करोगे उसी ऑर्गेनिज्म को बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया, फंगस हो या एनिमल हो, जिसका जीन को आपने ऑल्टर कर दिया बाय मैनिपुलेशन, उसी ऑर्गेनिज्म सबका बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और प्लांट हुआ तो आप बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, एनिमल हुआ तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्या क्या फायदा होगा। तो मान लो एक प्लांट है जो एकदम कोल्ड एरिया या फिर हीट एरिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो मैंने इसको इस प्रकार से मॉडिफाइड किया कि वो आराम से ये एबायोटिक स्ट्रेस को सह ले। तो एक फायदा हो सकता है कि क्रॉप को हम ऐसा बना सकते हैं कि वो टॉलरेट करे एबायोटिक स्ट्रेस को, चाहे वो कूल्ड हो, हीट हो, या फिर सूखा, या फिर सॉल्ट हो। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मैं एक मान लो एक प्लांट है, इसको कोई पेस्ट आके इन्फेक्ट करके मार देता है, तो मैं इस प्लांट को ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूंगा कि जब पेस्ट इसको मारने आएगा तो पेस्ट खुद ही मर जाएगा। तो क्या होगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स में जो डिपेंडेंसी था वो कम हो जाएगा, तो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। और ऐसा प्लांट को हम बोल देंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या क्रॉप। फिर हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। मतलब मान लो पहले कोई एक प्लांट का खेती होता था, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद इतना बच जाता था, इतना वेस्ट जा रहा है, तो मैं जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई करूंगा कि एकदम प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। देखिए ना, इतना छोटा छोटा आम का पेड़, गुआवा का पेड़ आ जाता है, एकदम नीचे से ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद लॉस जो है बहुत ही कम हो रहा है, ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। मान लो ये एक नॉर्मल प्लांट है, ये मिनरल्स एकदम जितना चाहिए नहीं उससे भी लेके ज़्यादा भी ले रहा है, तो मैं प्लांट को इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकता हूँ कि जितना मिनरल्स चाहिए उतना ही ले, ताकि उस सॉइल से मिनरल्स जल्दी खत्म ना हो, ताकि बाकी प्लांट भी आके मिनरल्स लेते रहे समय के साथ। तो मिनरल यूजेस का एफिशिएंसी में बढ़ा दूंगा, ताकि अर्ली मतलब मिनरल्स का वहाँ ख़त्म ना हो, जो रिजर्वेयर है, और फर्टिलिटी सॉइल का बने रहे। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड का बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने बोला गोल्डन राइस, वो विटामिन ए एनरिच राइस है, और ये नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि उससे बीटा कैरोटीन रिच होता है, तो विटामिन ए प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड विटामिन ए का डिफिशियंसी होने से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये है। और एक है टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट का मतलब क्या है, जैसे आप टेलर के पास जाओगे, दर्जी के पास, तो आपको तो रैंडम कपड़ा देगा नहीं, आपको जो साइज का कपड़ा चाहिए वही साइज का कपड़ा देगा। उसी प्रकार से आपका ये क्या बोलते हैं, कोई भी एक मेरे को प्रोडक्ट चाहिए प्लांट से, तो मैं स्पेसिफिकली उस प्लांट को ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ वही प्रोडक्ट्स मिले। जैसे कि मान लो यहाँ मैं एग्जांपल देकर रखा, स्टार्चेस, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो मैं एक प्लांट को इस प्रकार से मॉडिफाई किया कि मान लो इसमें से मेरे को एक्स केमिकल चाहिए जो ट्रीटमेंट में काम आता है, तो मैंने इस प्लांट को इस प्रकार से मॉडिफाई किया कि इसमें बहुत सारा एक्स केमिकल बने, तो ये प्लांट का तो डायरेक्टली रोल फार्मास्यूटिकल में आ जाएगा। तो मैंने
जो मुझे चाहिए उस प्रकार से मैंने मॉडिफाई किया। जैसे एक दर्जी को कपड़ा जिस साइज का चाहिए वैसे मॉडिफाई किया, तो मैंने इस प्लांट को फार्मास्यूटिकल के लिए मॉडिफाई किया। सो प्लांट को डेवलप कर दिया ताकि ऑल्टरनेट रिसोर्सेज सप्लाई करे इंडस्ट्री में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और किसी किसी प्लांट को हम ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि उसमें नॉर्मली प्लांट फूड स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, ऐसे मॉडिफाई किया कि प्लांट में जितना स्टार्च स्टोर होता था उससे कई ज़्यादा स्टार्च स्टोर होने लग जाएगा। ऐसे जेनेटिकली मैंने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च स्टोर होगा वो रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसको जब मैं ईस्ट से ट्रीटमेंट करूँगा, ठीक है, इसको जब मैं एमाइलेज देके माल्टोस में तोड़ दूंगा एंड माल्टोस टू जाएगा आपका ग्लूकोज प्लस लैक्टोस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, लैक्टोस था आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, सुक्रोज था ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस एंड माल्टोस इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और अब इसमें मैं ईस्ट का ट्रीटमेंट कर दूं फर्मेंटेशन, तब क्या बनने लग जाएगा, इथानॉल बनने लग जाएगा। और यही इथानॉल आपका व्हीकल से सब में काम आने लग जाएगा। इसे हम कहते हैं बायो इथानॉल। ठीक है, आजकल सब इसी के ऊपर काम चल रहा है। तो देखो फ्यूल भी अल्टरनेट सोर्सेस प्रोवाइड कर दिया मैंने प्लांट को, जो ऐसा मॉडिफाई किया स्टार्च के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च बने, तो उससे इस प्रकार से भी फायदा हो सकता है। ठीक है, टेलर मेड प्लांट्स। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। उससे पहले कुछ है, ओके नहीं, बीटी कॉटन को देख लेते हैं। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, तो बायोटेक का एप्लीकेशन हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखेंगे तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो एक बैक्टीरिया है जनरली, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये बैसिलस thuringiensis का डीएनए है, वो डीएनए से बनाएगा आरएनए, आरएनए से बनाएगा प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन जो है क्रिस्टल फॉर्म में रह रहा है और ये इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन हम कह देते हैं। इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन कह देते हैं। कहाँ से बन रहा है, बैसिलस thuringiensis से बन रहा है। बट ये टॉक्सिन जो है, क्रिस्टल प्रोटीन जो है टॉक्सिन है बट इनएक्टिव है, इसलिए हम प्रोटॉक्सिन कह रहे हैं। ये एक्टिवेट हो जाएगा अगर इसको अल्कलाइन पीएच मिल जाएगा तो। ठीक है, तो कॉटन का जो प्लांट होता है, कॉटन प्लांट में काफ़ी सारा इंसेक्ट अटैक करने आते हैं और उन इंसेक्ट का जो गट होता है उस गट में अल्कलाइन पीएच होता है। क्या होता है, अल्कलाइन पीएच। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना ये जो जीन है, बीटी टॉक्सिन बनाने वाला जीन है, ठीक है, जो क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों ना इस डीएनए को हम ले लें, बीटी जीन को, और क्यों ना हम कॉटन प्लांट में डाल दें विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा कर रखा है, वेक्टर फॉर प्लांट सबसे फेवरेट कौन है, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियम। तो क्यों ना एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियम की मदद से इसको मैं कॉटन में डाल दूं ताकि कॉटन में ये बीटी टॉक्सिन बन जाए और कॉटन को कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। और जब इंसेक्ट इसको अटैक करने आएगा तो ये बीटी टॉक्सिन जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि इसका पास अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच में जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा तो ये एक्टिव टॉक्सिन इस इंसेक्ट का मिड गट एपिथेलियम में बाइंड करके पोर्स क्रिएट करेगा, जिसके वजह से फ्लूइड अंदर आएगा एंड स्वेलिंग होकर बर्स्ट होकर वो इंसेक्ट मर जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट भी बच जाएगा। और जिस प्लांट में बीटी जीन को डाल दूंगा उसको मैं बोल दूंगा बीटी प्लांट, दैट इज कॉटन में डाल दिया तो बीटी कॉटन। तो कंसेप्ट इतना ही है, राइट अप अब इसका देखेंगे। देखो, सो बीटी टॉक्सिन जीन, ये जीन कहाँ बनता है, बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम, बैसिलस thuringiensis। कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरियम thuringiensis। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन, बट वो इनएक्टिव होता है प्रोटॉक्सिन। सो दिस जीन गेट एक्सप्रेस इन प्लांट ताकि प्लांट इंसेक्ट से रेजिस्टेंट मिल पाए। देयरफॉर वहाँ कोई भी रिक्वायरमेंट इंसेक्टिसाइड्स का नहीं रहेगा। और जिस भी प्लांट में बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन रहेगा उस प्लांट को बायोपेस्टिसाइड या फिर बीटी प्लांट्स भी कह सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी राइस, तो इसका रखना CCRT, दैट इज कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो एंड ST, CCRT, देन पोटैटो एंड आपका सोयाबीन, पोटैटो एंड सोयाबीन। और बीटी टॉक्सिन ऐसा नहीं कि कॉटन में डाल दे तो दुनिया का कोई भी इंसेक्ट को मारता रहेगा, नहीं, वो बीटी टॉक्सिन जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को किल करता है। जैसे LDC याद रखना, किस किस इंसेक्ट को, LDC। एल में बोले तो लेपिडोप्टेरन को किल करेगा, कोलियोप्टेरा को किल करेगा एंड डिप्टेरा, ये सब ऑर्डर है। इंसेक्टा क्लास है, किंगडम फाइलम होता है ना, किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, और ऑर्डर क्या है, ये सब ऑर्डर है। तो ये सब ऑर्डर का इंसेक्ट को ये बीटी टॉक्सिन किल करता है।
स्पेसिफिकली इनमें भी कौन सा एग्जाम्पल, तो यहाँ से याद रख लेना लेट, LAT, लेपिडोप्टेरन का किसको, आर्मीवॉर्म एंड टोबैको बर्डवॉर्म। एंड यहाँ में BC याद रख लेना कि बीटल्स कोलिप्टेरा में आता है, एंड डिप्टेरा में तो आपको पता है हाउस फ्लाई आता है, तो फ्लाइस एंड मॉस्किटोस लोग आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो स्पेसिफिक होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, बेसिलस thuringiensis एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है अपना लाइफ का फेज में, जो कंटेन करता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जिसे हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, जो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में एक्टिवेट होता है, एग्जिस्ट करता है। और ये कब एक्टिवेट होगा, जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना इस जीन को हम ले लें, क्यों ना इस जीन को हम ले लें और प्लांट में इंसर्ट कर दें। किसके मदद से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम के मदद से। किसके मदद से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम की मदद से। अब ये प्लांट में गया तो प्लांट भी उसको एक्सप्रेस करके बीटी टॉक्सिन बना देगा। अब इस प्लांट को जब इंसेक्ट अटैक करने आएगा तो वो इंसेक्ट ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन को इंजेस्ट कर लेगा, और ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्टिव टॉक्सिन, सोल्यूबल फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में था, सोल्यूबल फॉर्म में हो गया। क्यों, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच इन द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट। और ये बाइंड कर देगा टू दिस सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल्स, और वहां पोर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से फ्लूइड अंदर आएगा, सेल का स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा, फट के डेथ हो जाएगा इंसेक्ट का। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म जो पहले ही बता दिया, फिर से एक राइटअप में दिखा रहा हूँ। अब ये जो बीटी जीन होता है ना, बीटी टॉक्सिन होता है, ये भी अलग अलग होता है, अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग जीन है, तो उसका भी देखेंगे। तो कौन सा जीन लोगे वो डिपेंड करता है किस पे क्या क्रॉप है, कॉटन है, टोबैको है, क्या है, एंड टारगेटेड पेस्ट कौन है, कॉटन बोलवर्म है, कौन बोरर है, वो डिपेंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, आप जीन को सेलेक्ट करोगे कि आप किस बेसिस में सेलेक्ट करोगे, क्रॉप कौन है और आपका टारगेटेड पेस्ट कौन है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा, क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। जैसे कि क्राइजीन, ये तो पता ही है, ये वेरियस टाइप होगा। तो क्राई1AC एंड क्राई2AB ये किसको किल करेगा, कॉटन बोलवर्म। तो अगर कॉटन बोलवर्म के लिए आपको सेलेक्ट करना है तो आप स्पेसिफिकली ये जीन को सेलेक्ट करोगे। एंड क्राई1AB जो होता है वो कॉर्न बोरर के लिए सेलेक्ट करोगे। किसके लिए सेलेक्ट करोगे, कॉर्न बोरर के लिए सेलेक्ट करोगे। काफ़ी बार कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे अंदर चले जाए तो हमको इम्पेक्ट नहीं करता। एक एग्जांपल, जैसे कि क्राई1AB अगर आप कॉटन बोलवर्म में दो तो ये भी तो टॉक्सिन बनाएगा, ये भी तो बीटी टॉक्सिन जीन है, तो इससे भी बीटी टॉक्सिन बनेगा। ये लो क्राई1AB। तो ये बीटी टॉक्सिन जीन क्यों नहीं ये कॉटन बोलवर्म को किल कर रहा, सिर्फ कॉर्न बोरर को ही क्यों? तो बीटी टॉक्सिन तो प्रोटीन है, प्रोटीन ही है ना ये टॉक्सिन। तो कॉर्न बोरर इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटीएस एंजाइम बनाता है कि ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। इसलिए ये वाला जीन से बना हुआ प्रोटीन टॉक्सिन इसको नहीं मार सकता, या फिर ये वाला जीन से बना हुआ प्रोटीन टॉक्सिन इसको नहीं मार सकता, कि ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटीएस बनाता होगा इसका बॉडी में कि ये अगर आएगा भी तो इसका वाला टॉक्सिन को किल कर देगा। तो इसलिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यही एक कारण है कि इंसुलिन हम नहीं लेते हैं, ऑरली नहीं लेते, स्किन में लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन ऑरली लूंगा तो इंसुलिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो मेरा स्टोमक में ही डाइजेस्ट हो जाएगा प्रोटीस एंजाइम की मदद से। दैट्स द रीजन। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। सो बीटी टॉक्सिन का कहानी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। सो ये सब ऑलरेडी हमने देखना है, फूड प्रोडक्शन बनाने का 3 तरीका, फिर एडवांटेजेस मॉडिफिकेशन में क्या क्या है, ये सब ऑलरेडी देख लिया हमने। फिर गोल्डन राइस, ये किसने बनाया तो नहीं चाहिए, तो एक राइस वेराइटीज में हाई क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन होगा, विच इज ए प्रो विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए को, मतलब बीटा कैरोटीन कन्वर्ट्स हो जाता है विटामिन ए में, जो हमारे बॉडी मेटाबोलाइज हो जाएगा। और इस कलर, ऐसा प्लांट का कलर होता है येलो, तो इसलिए ऐसा राइस का, इसलिए गोल्डन राइस कह देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का दूसरा एग्जांपल, एग्रीकल्चर का दूसरा एग्जांपल टोबैको प्लांट का रिस्पेक्ट में। टोबैको प्लांट में क्या है, बहुत सारा टोबैको प्लांट का जो है प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके रूट में एक निमाटोड मतलब समझ रहे, एस्केल हेलमिंथेस का एग्जाम्पल, निमाटोड इम्पैक्ट करके इनका ये टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा तरीका निकाले जिससे ये चीज़ को ठीक कर पाए। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस, देखो आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आरएनए जाके इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर
किसको इंटरफेयर करेगा? एमआरएनए को। एमआरएनए को इंटरफेयर, आरएनए जाके एमआरएनए को इंटरफेयर करने से क्या होगा? प्रोटीन नहीं बनेगा, नो प्रोटीन। और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो भी ऑर्गेनिज्म था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो भी ऑर्गेनिज्म था, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैसे सर्वाइव करेगा? तो आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आरएनए खुद जाकर एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करता था कि प्रोटीन ना बने, और जिसमें प्रोटीन नहीं बनेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। एक ये चीज है। अब दूसरा तरीका देखो, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ना, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये हम सबका बॉडी में होता है, एवरी यूकैरियोट्स। ये हम सब यूकैरियोट्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हम सब यूकैरियोट्स का डिफेंस मैकेनिज्म है। पकड़ लो, मेरे बॉडी में आ गया नंबर 1 कैसे पकड़ लो, मेरे पास वायरस इन्फेक्ट किया, मेरे बॉडी को वायरस इन्फेक्ट किया जिसका आरएनए जीनोम है। क्या जीनोम है? आरएनए जीनोम है। कोई मेरे बॉडी में वायरस इन्फेक्ट किया जिसका आरएनए जीनोम है, तो उसका कहीं ना कहीं साइड प्रोडक्ट बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कहीं ना कहीं उसका साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। उस वायरस का मेरे बॉडी में घुसते ही एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मेरा बॉडी समझेगा ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया कहाँ से। मेरा बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि बाहर का डबल स्ट्रैंडेड आया कहाँ से, और मेरे बॉडी में आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा और इस आरएनए को कट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वायरस इन्फेक्शन को रोक दिया जाएगा। मतलब तो ये किताब में ये देख के रखा है सोर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एक सोर्स तो है ये कि अगर वायरस मेरे को आरएनए जीनोम वाला इन्फेक्ट किया तो मेरे बॉडी में आरएनए इंटरफेरेंस आएगा, आरएनए आके इसी आरएनए को खत्म कर देगा। दूसरा सोर्स क्या है? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन या फिर हम कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। हमारे बॉडी में क्या होता है, काफी सारा डीएनए क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं जंपिंग जीन या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। और कोई कोई क्या होता है ये डीएनए से आरएनए बनाता है और तब जाके मूव करेगा, डीएनए से आरएनए बनाकर मूव करेगा। और ये आरएनए अगर उल्टा पुल्टा जगह में चला गया तो ये कैंसर कोज कर सकता है। तो जब ये आरएनए, ये जो जंपिंग जीन है डीएनए, ये जो डीएनए जब मूव करेगा और आरएनए बना के मूव किया तो मेरा बॉडी को लगेगा ये आरएनए उल्टा पुल्टा जन से कैंसर कर सकता है, तो मेरा बॉडी में आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा और आरएनए आके इसी आरएनए को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। तो नेचुरली डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए बना तो आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड ये तुम्हारा क्या बोलने वाला है, इसका जो मैकेनिज्म है उस आरएनए को साइलेंस कर दिया जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया। इसी टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट लोगों ने यूज किया। कैसे मैं बता रहा हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर मैं टोबैको प्लांट में इस प्रकार से डीएनए डालूं कि उसमें सेंस और एंटीसेंस आरएनए बन जाए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन जाए, ये टोबैको प्लांट का बात कर रहा हूँ, और अगर पैथोजन इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ले ले, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को अगर पैथोजन ले ले तो पैथोजन में क्या स्टार्ट हो जाएगा? आरएनए इंटरफेरेंस, और उसमें प्रोटीन नहीं बन के वो किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसी टेक्निक को यूज करके आरएनए इंटरफेरेंस को बनाया। देखते हैं अभी हम। सो टोबैको प्लांट में यील्ड बहुत रिड्यूस हो गया ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ किसका वजह से? निमाटोड, जिसका नाम था मेलोडिगैन इनकोग्निशिया, रूट्स में इन्फेक्ट करता था। सो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता था क्या टेक्निक से? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से। सो आरएनए इंटरफेरेंस एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है सारा यूकैरियोट्स में अगेंस्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन, नॉट ओनली अगेंस्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन, और चीज के लिए भी हर यूकैरियोट्स में। जैसे कि ये तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इसको स्टार्ट होने के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। तो सोर्स क्या है? वायरस विद आरएनए जीनोम एक सोर्स हो सकता है। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसको हम ट्रांसपोजन्स भी कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं। कैसा जंपिंग जीन? जो रेप्लिकेट करेगा वह आरएनए इंटरमीडिएट, तभी बॉडी को लगेगा ये आरएनए दूसरा जगह जाएगा तो कैंसर कोज कर सकता है, इसको खत्म करो, आरएनए इंटरफेरेंस करके इंटरफेयर करके इसको साइलेंट कर दो। तो इसी मेथड को साइंटिस्ट लोगों ने यूज किया, बता रहा हूँ कैसे। सो टोबैको प्लांट में ये यूज है, ये इन्फेक्शन ये सब कर लिया। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो निमाटोड है जिसका नाम है मेलोडिगैन इनकोग्निशिया, आई डोंट नो कितना क्लियर आ रहा है, ध्यान देना। साइंटिस्ट लोगों ने यूज किया मेलोडिगैन इनकोग्निशिया, तो उसमें से एक स्पेसिफिक डीएनए को आइडेंटिफाई किया जो डीएनए एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन इस निमाटोड का सर्वाइवल के लिए वेरी एसेंशियल है, एक प्रोटीन। सो निमाटोड है, निमाटोड का डीएनए को आइडेंटिफाई किया जिससे एमआरएनए बनकर प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन निमाटोड का सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है।
तो साइंटिस्ट लोगों ने ये डीएनए निकल के सीक्वेंस कर दिया निमाटोड का डीएनए, और ये निमाटोड का स्पेसिफिक डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने इंसर्ट कर दिया प्लांट में। ये निमाटोड का स्पेसिफिक डीएनए निमाटोड वाला को इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट में यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, सच डेट वो सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस स्ट्रेन दोनों बनाएगा, ताकि दोनों कॉपी होगा तो दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रेन बनेगा तो दोनों स्ट्रेन कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। मैकेनिज्म तो वैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डाइसर आता है, रिक्स बनता है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, डिटेल वाला भी बता दूंगा, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर से सुनो। निमाटोड का डीएनए वो प्रोटीन बनाएगा, साइंटिस्ट लोगों ने इस डीएनए को पता किया और इस डीएनए को तुम्हारा निमाटोड में डाल दिया इस प्रकार से कि सेंस और एंटीसेंस स्ट्रेन बनेगा ताकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। ये प्लांट है, टोबैको प्लांट। अब जब ये निमाटोड है, देखो ये निमाटोड है, अब जब निमाटोड आएगा इस प्लांट को अटैक करने, टोबैको प्लांट को, तो जब वो इससे न्यूट्रिशन लेगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी इसका वहां चला जाएगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाके निमाटोड का एमआरएनए में जाकर बाइंड करेगा, और उसको एमआरएनए को बाइंड करके साइलेंट कर देगा, रोक देगा, कट कर देगा, जिसकी वजह से निमाटोड के बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा और निमाटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देगा। तो हो गया ना, आरएनए को आरएनए ही रोका, तो आरएनए इंटरफेरेंस कह रहे हैं। कब स्टार्ट हुआ? जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका बॉडी में आया। ठीक है, सो ये मैकेनिज्म साइंटिस्ट लोगों ने टोबैको प्लांट के लिए यूज किया है। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, इसका डिटेल वाला भी मैं एक्चुअली बता दे रहा हूँ, बट नीट के लिए इतना जान लो तो सब सही होगा। किताब में जैसे कि ये लाइन दे के रखा है कि कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला, जीन डाला, सच दैट सेंस एंटीसेंस बन के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, वो जाके एमआरएनए ऑफ निमाटोड को बाइंड करेगा। याद रख लेना, ये बना प्लांट में, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही समझो, निमाटोड स्पेसिफिक जीन दिया, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट में बनाया, और जब निमाटोड उससे न्यूट्रिशन लिया तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए निमाटोड में गया, और ये जाके एमआरएनए में बाइंड कर गया और प्रिवेंट कर दिया ट्रांसलेशन, साइलेंस कर दिया एमआरएनए को, और प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो निमाटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका एक्चुअल वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, बस कंफ्यूज नहीं करना, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एक्चुअली। सो आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन डाला जिससे प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। उसका बाद क्या होगा, डाइसर प्रोटीन आएगा, इसको कट कर देगा, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था काफी बड़ा, इसको छोटा छोटा आरएनए में कट कर देगा, उसे हम कहते हैं एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। उसका बाद यहाँ में आके अटैच हो जाएगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं रिस्क आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसके पास आपका कट करने का एबिलिटी होता है। तो ये आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड था इसको कट कर दिया, एक स्ट्रैंड कट करके हटा दिया, देखो अब एक ही स्ट्रैंड बचा। अब ये एक स्ट्रैंड क्या करेगा, जब पैथोजन में चला जाएगा, पैथोजन में जब चला जाएगा तो ये एक स्ट्रैंड क्या करेगा, जो पैथोजन का आरएनए होगा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से उसको भी साइलेंस कर देगा पैथोजन का एमआरएनए को। तो एक्चुअल मैकेनिज्म डाइसर, रिस्क, ये सब आके यहाँ काम चल रहा है। ठीक है, डाइसर आया, इसको छोटा छोटा आरएनए में कट कर दिया, अब ये रिस्क कॉम्प्लेक्स गया, वहाँ में डबल से सिंगल स्ट्रैंड बना, और वो जाके एमआरएनए को क्लिप कर दिया निमाटोड का। एक्चुअल में ये है, बट इतना आपको नहीं जानना, रिस्क, डाइसर, आपको और कुछ नहीं तो बार बार जितना बताए उतना ही जानिए, ये वाला जो बताए उतना ही जानिए, ये सिंपल भाषा, और उसी को ये थोड़ा इलाबोरेट करके ये वाला। तो इस प्रकार से वो काम किया। सोर्सेस तो हमने देख ही लिया। ये तो बीटी टॉक्सिन वाला है, पोर क्रिएट करके डेथ हो जाएगा 1 से 3 दिन में ही, एक टॉक्सिन लेते 1 से 3 दिन में ही डेथ हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रॉय है, कॉटन बोलवर्म ने डिस्ट्रॉय किया, याद रख लेना। और ये फाइनली मैच्योर्ड वाला, ये सब तो हमने सब देख लिया, स्वेलिंग कैसे करेगा एंड ऑल दिस। ये भी एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रखिएगा। ये होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रिगर्ड निमाटोड इन्फेक्टेशन से प्रिवेंट करेगा। ये वाला जो है रूट्स ऑफ टिपिकली कंट्रोल प्लांट, ये कंट्रोल प्लांट का है, और ये ट्रांसजेनिक प्लांट है आफ्टर 5 days इन्फेक्शन ऑफ निमाटोड, बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म। सो यहाँ में आपका निमाटोड इन्फेक्ट भी कर रहा है, बट आरएनए इंटरफेरेंस चल भी रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं कर पाया। कितना दिन बाद दिखा रहा है ये ट्रांसजेनिक प्लांट भी, 5 दिन बाद का ये फोटो दिखा रहा है, ध्यान रखना, 5 days।
निमाटोड ने इन्फेक्ट भी किया है और प्रोटेक्शन भी हो रहा है ये आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर में, तो देख लिया हमने बीटी कॉटन, ये जो बीटी कॉटन था ये, एंड आपका वो आरएनए इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन देखेंगे। तो एप्लीकेशन इन मेडिसिन क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी तक बायोटेक का मदद से मोर देन 30 थेरापेटिक्स प्रोडक्ट बन चुका है, जिसमें से 12 इंडिया में मार्केट है, याद रख लेना। इनका फायदा क्या है कि बायोटेक का मदद से लार्ज अमाउंट में बनता है और इससे कोई भी एलर्जी या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता। रेयर केस है, समटाइम्स इट कैन बी, बट रेयर केस है हो जाना, बट ज़्यादातर केसेस में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम मेडिसिन में क्या पढ़ेंगे कि इंसुलिन कैसे बना, जीन थेरापी कैसे दिया गया, ठीक है। अशांति डे सिल्वा, द नेम ऑफ द लेडी विच इज ए मिराकल, आज भी वो सी इज अलाइव, 40 ईयर्स जैसा हो गया ना, क्या 40-45 ईयर्स हो गया, सी इज अलाइव एंड सी इज सम एडवोकेट, हेल्थ एडवोकेट में कुछ है, जीन थेरापी का मदद से वो देखेंगे हम। एंड मोलिकुलर डायग्नोसिस बायोटेक का मदद से किस प्रकार से काम आएगा हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आपको पता है डायबिटीज होने से क्या होता है, इंसुलिन का कम प्रोडक्शन होगा। दो कारण हो सकता है, एक तो हो सकता है पेनक्रियास का बीटा सेल पूरा ही डैमेज हो गया, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोडक्शन हो रहा है बट बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, सेल में जा नहीं रहा, जिसके लिए आर्टिफिशियली इंसुलिन दिया जाएगा। तो पहले में ये इंसुलिन क्या करते थे कि कैटल्स एंड पिग, उनका पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था ये इंसुलिन। तो वो तो नॉन ह्यूमन है, तो उससे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पेशेंट में समटाइम्स मेनी टाइम्स जनरेट हो जाता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम इंसुलिन वाला प्रोटीन जेनेटिकली भी बनाते, लैब में बनाते हम लोग। तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। तो इंसुलिन जब वो इमेच्योर्ड रहता है, हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है, तो उनमें 3 चेन होता है, ए बी सी, और मैच्योर्ड इंसुलिन में सिर्फ 2 चेन रहता है, ए एंड बी, सी चेन हट जाता है। तो अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है तो ए एंड बी चेन को बनाओ और उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो, जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो इसी के ऊपर साइंटिस्ट लोगों का बहुत बड़ा चैलेंज था कि ए चेन है, मतलब ए प्रोटीन बी प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनेगा, डीएनए से बनेगा, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा आपका, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ए चेन के लिए ए प्रोटीन बना लेंगे, बी चेन के लिए बी प्रोटीन बना लेंगे, बना भी लिए तो जोड़ेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको सॉल्व किया एक अमेरिकन कंपनी इली लिली 1983 में, देखेंगे हम, डोंट वरी, उस पर आते हैं, थोड़ा बता दूं कहानी। सो डायबिटीज मेलिटस से क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ये। तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन बनेगा, तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया भी कह देते हैं। और इतना ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है कि वो यूरिन से भी रिलीज होना स्टार्ट होता है, उस कंडीशन को वैकोस यूरिया कह देते हैं हम, ठीक है। तो इंसुलिन एक तो हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। पेप्टाइड फॉर्म बाय पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्म बाय प्रोटीन एक्चुअली, ओके, इट्स ए प्रोटीन हार्मोन विच इज सिंथेसाइज एज प्रो हार्मोन। नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रो हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, जिसमें 3 चेन होता है, मैंने बोला ए बी एंड सी चेन। तो ये प्रो हार्मोन हमारे बॉडी में नेचुरली एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट होने के लिए सी चेन को हटना पड़ता है। तो पहले डायबिटीज को क्योर करने का क्या था, इंसुलिन हम ऑब्टेन करते थे फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग, उनका बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करके हम इंसान को दे देते हैं। बट वो इंसुलिन एलर्जी या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कर देता है कुछ कुछ पेशेंट में, क्योंकि वो जो प्रोटीन ऑब्टेन किया हमने कैटल एंड पिग से ऑब्टेन किया था, ह्यूमन से नहीं। तो अब इंसुलिन देखो, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन मेमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कोई भी मेमल में इंसुलिन बने तो इंसुलिन हमेशा प्रो इंसुलिन की फॉर्म में ही बनता है, जिसका 3 पेप्टाइड चेन होता है, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, ए बी एंड सी चेन। ए चेन में 30 अमीनो एसिड होता है, बी में 21, सी का तो याद नहीं करने से भी होगा। और ये प्रो इंसुलिन को इंसुलिन बनना है, एक्टिव इंसुलिन बनना है, मैच्योर्ड इंसुलिन बनना है, तो सी को हटना पड़ेगा, तो हट गया देखो। और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनाए, ये नेचुरली बनने का इंसुलिन का प्रोसेस है हर मेमल में, हमारे में भी। तो अगर इसको आर्टिफिशियली बनाना है तो इस चीज़ को चैलेंज करने, बिगेस्ट चैलेंज यही था कि इंसुलिन को मैच्योर्ड फॉर्म में बनाना। मैच्योर्ड फॉर्म मतलब विदाउट सी चेन, तो सिर्फ ए और बी चेन को बनाना है। तो इसको सॉल्व किया इली लिली कंपनी में 1983 में। उसने ए चेन का डीएनए लिया, बी चेन का डीएनए लिया, इकोलाई में अलग अलग से डाला, यहाँ से ए चेन को आइसोलेट किया प्रोटीन, बी चेन को आइसोलेट किया, और इन लोगों ने लैब में आर्टिफिशियली ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, इस प्रकार से काम किया। तो इन लोगों ने पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, इसको होमुलिन भी कहते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में। तो इन लोगों ने ए चेन, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड याद रखना सेपरेटली बनाया,
by introducing 2 DNA सीक्वेंस, एक अलग सीक्वेंस बी का अलग सीक्वेंस इन प्लाज्मिड्स ऑफ इकोलाई बायोटेक का मदद से, और उस चेन को वहाँ से ए और बी चेन को एक्सट्रैक्ट किया और ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ताकि ह्यूमन इंसुलिन बने, मैच्योर्ड इंसुलिन बने। तो जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन है उसे हम होमुलिन कहते हैं। ओके, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी नाम ही है, जैसे हमको प्रॉब्लम हो तो हम थेरेपी लेने जाते हैं, दर्द हो तो थेरेपी लेने जाते हैं, वैसे जीन में डिफेक्ट हो तो जीन को ठीक करने को क्या बोलोगे, थेरेपी। किसका थेरेपी, जीन का। सो डिफेक्टिव जीन का ट्रीटमेंट करने को ही हम जीन थेरेपी कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट या डिसऑर्डर। डिफेक्टिव जीन को ठीक करने को बोलोगे जीन थेरेपी। तो यहाँ में जीन क्या करोगे, हियर जीन्स आर इंसर्टेड इन पर्सन सेल और टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज। मान लो एक इंसान का बॉडी में जीन खराब है, तो उस केस में हम उसको अच्छा वाला जीन डाल देंगे और उसको ट्रीट करेंगे हम। और पहला जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की लड़की को दिया था, इसी का नाम था असांती डे सिल्वा। नाम याद रखने का जरूरी नहीं है, बट वो जो 1990 में दिया था, सी इज स्टिल अलाइव नाउ। तो ये मिराकल है, उस समय से लेकर अभी तक है। जीन इसका क्या इश्यू हुआ था, इन लेडी का क्या इश्यू हुआ था कि वो सर्वाइव हो रही थी, एडीए डिफिशियंसी थे। एडीए मतलब इनके बॉडी में एडिनोसाइन डीएमिनेस एंजाइम नहीं बन रहा था, और ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ऐसा किसी में अगर एडीए नहीं बनता तो छोटा सा अगर पैथोजन भी अगर बॉडी में अटैक किया तो वो इंसान मर सकता है, बॉडी इम्यून सिस्टम फाइट ही नहीं कर पाएगा। इसे हम बबल बॉय भी कहते हैं। बबल बॉय मतलब बबल की तरह उसको हमेशा छुपा के रखो, मतलब एकदम कपड़ा वपड़ा पहना के, एकदम बैक्टीरिया पैथोजन बाहर का पानी नहीं खा सकता, खाना नहीं खा सकता, एकदम आरओ वाटर घर का कुछ नहीं खा सकता। ऐसा बहुत प्रिकॉशन होकर रहना पड़ता था, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि एडीए एंजाइम नहीं बन रहा, एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि एंजाइम है तो डीएनए से बनेगा, तो एडीए जो जीन था लिम्फोसाइट में वो डिलीट हो गया था, इसलिए नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसे स्किड एडीए कहते हैं, सेवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी बीमारी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो या तो आप क्या करो, समय के साथ साथ समय से एंजाइम ट्रीटमेंट देते रहो, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते रहो। ठीक है, या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। अर्ली स्टेज में ही बोन मेरो में जो एडीए जीन डिफेक्टिव था वहाँ एकदम करेक्ट वाला जीन डाल दो, एकदम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तो ठीक हो सकता है। और तीसरा है आपका जीन थेरेपी। तो परमानेंट क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेंगे तो ही, वरना नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट से लिम्फोसाइट निकालेंगे, क्योंकि उस लिम्फोसाइट में एडीए जीन नहीं है, तो आउटसाइड निकाला। फिर हम लैब में एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये डीएनए है एडीए, नॉर्मली इससे क्या बनेगा, हमारे बॉडी है ना यूकारियोट्स, तो नॉर्मली एचएनआरएनए बनेगा, क्योंकि हमारे में इंट्रॉन भी होता है। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा, उसके बाद जाके हमारे में प्रोटीन बनेगा, एडीए एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम बनेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ये प्रोसेसिंग वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं, एचएनआरएनए से एमआरएनए वाला प्रोसेसिंग का स्टेप क्यों कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो एडीए का जीन है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया, एडीए से जो एमआरएनए बनता है, साइंटिस्ट लोगों ने उस एमआरएनए का सीक्वेंस कर लिया और उस एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाया। तो इसी को हम कहते हैं सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एमआरएनए से पहले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री करके डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाया, इसी को हम कहते हैं सी डीएनए। ये कंसेप्ट याद रखना कि इसमें हम नॉर्मल एडीए जीन को नहीं ले रहे, एडीए सी डीएनए ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि सी डीएनए आपका एमआरएनए से बना है और एमआरएनए में इंट्रोन होता ही नहीं, इंटरफेरिंग पार्ट होगा नहीं। तो अब ये जो डीएनए बना है इसमें कोई भी इंट्रोन नहीं होगा, तो डायरेक्ट रेडी टू यूज, अब इससे डायरेक्टली एडीए एंजाइम बन जाएगा सी डीएनए। तो सी डीएनए को बनाया लैब में, उसके बाद रेट्रोवायरस वेक्टर को लिया और पेशेंट का लिम्फोसाइट में डाल दिया रेट्रोवायरस का मदद से। ठीक है, एनिमल्स के लिए फेवरेट वेक्टर। और ये लिम्फोसाइट को लैब में कल्चर किया जिसमें एडीए जीन अब आ चुका है, और वापस से उसको पेशेंट में वापस से ट्रांसफर किया। तो जीन थेरेपी का क्या है कि आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन देते रहना पड़ता है, बार बार देते रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पेन है, जैसे आरबीसी का 120 दिन लाइफ स्पेन है, उसी प्रकार से लिम्फोसाइट का भी तो कुछ लाइफ स्पेन होगा, तो आपको बार बार देते रहना पड़ेगा। परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर तभी होगा जब बोन मेरो का ट्रीटमेंट करोगे एकदम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, बिकॉज लिम्फोसाइट इमर्टल नहीं है, इसलिए इसका परमानेंट क्योर नहीं है ये। ओके, सो दिस इज अशांति डे सिल्वा, फर्स्ट पेशेंट फॉर क्लिनिकल जीन थेरापी। तो सेल हार्वेस्ट करोगे, यहाँ से दिखाता रहा हूँ।
सो एडीए पेशेंट से आपका एडीए का डिफिशियंसी है तो लिम्फोसाइट हार्वेस्ट करोगे, इस लिम्फोसाइट को कल्चर करोगे और इस वेक्टर का मदद से आप कौन सा जीन दोगे, एडीए नहीं, एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दोगे। ये देखे इस वायरस को वायरस का मदद से वेक्टर का मदद से लिम्फोसाइट में पहुंचा दोगे, इस लिम्फोसाइट को फिर से कल्चर करोगे और देते रहोगे। तो पीरियडिकली देते रहना पड़ेगा क्योंकि लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं है। बट इस लिम्फोसाइट को देने से अब इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लिम्फोसाइट में अब एडीए जीन आ चुका है, फंक्शनल एडीए जीन, जो कि नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो जीन थेरेपी इज ए मेथड टू करेक्ट ए जीन और डिफेक्ट इन चाइल्ड या फिर एम्ब्रायो। यहाँ जीन इंसर्ट कर देंगे पर्सन का सेल या टिश्यू में ताकि वो बीमारी ठीक हो पाए और वो कंपेंसेट कर देगा नॉन फंक्शनल जीन का काम। तो ओके, सो ये जो था एडीए बीमारी था, ये था ड्यू टू द डिलेशन फॉर द जीन एडिनोसिन डीएमिनेस और इसका ट्रीटमेंट है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, बट कंप्लीटली क्योर नहीं है। कंप्लीटली क्योर करने के लिए अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में देना पड़ेगा। सो लिम्फोसाइट लोगे, फिर एडीए सीडीएनए लैब में बनाओगे, रेट्रोवायरस का मदद से लिम्फोसाइट में डाल के कल्चर करके वापस पेशेंट को दे दोगे। इसको पीरियडिकली देते रहना पड़ेगा। और अगर एडीए जीन मेरो सेल को इंट्रोड्यूस कर देगा अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में तो ही जाके वो परमानेंट क्योर होगा। ओके, सो मेडिकल में हमने दो देख लिया, एक तो आपका मेडिसिन में देख लिया इंसुलिन वाला, दूसरा हमने देख लिया जीन थेरेपी। तीसरा हम देखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन इज मोलिकुलर डायग्नोसिस। कि देखो, जो मान लो किसी को कोई बीमार है, कोई वायरस या बैक्टीरिया ऐसा इन्फेक्ट किया जिसका लेग पीरियड 10 से 20 दिन है, तो सिम्टम्स कब आएगा? 10 से 20 दिन बाद आएगा। तो और सिम्टम्स आएगा कि बुखार हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तब मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा और मेरे को तब पता चलेगा अच्छा इन्फेक्शन हो गया। तो ट्रेडिशनल मेथड से बीमारी हम कैसे पता करते हैं? आज भी जो चल रहा है कि सिम्टम्स आएगा और जब तक सिम्टम्स आएगा बैक्टीरिया या वायरस का कंसंट्रेशन मेरे बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा और तब हमको डिटेक्ट होता है ये बीमारी है। मॉडर्न बायोटेक का मदद से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में सिम्टम्स आया ही नहीं तब भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं वो पैथोजन है कि नहीं बॉडी में। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। सो मोलिकुलर डायग्नोसिस हम बीमारी पता करेंगे। कॉन्वेंशनल मेथड में क्या होता था, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में हम सेरम या फिर यूरिन एनालिसिस से हम बीमारी को देखते हैं और उसमें बैक्टीरिया या पैथोजन तभी डिटेक्ट होगा जब उसका बहुत हाई कंसंट्रेशन होगा और जब तक हाई कंसंट्रेशन होगा बॉडी में सिम्टम्स आ जाएगा, तब तक बॉडी में डिजीज या फिर सिम्टम्स आ जाएगा। ये पार्ट जो है यहाँ गया है, वही दिखा के रखा है। ठीक है, यहाँ गलती से आ गया था। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, जैसे पीसीआर का मदद से। मान लो एचआईवी वायरस बॉडी में है, उसका तो लेग पीरियड बहुत ज़्यादा है, नंबर मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा होगा। तो ब्लड में अगर 1 से 2 भी अगर एचआईवी मिल गया तो ब्लड सैंपल लिए, वहाँ से एचआईवी को आइसोलेट करेंगे। उसका डीएनए स्टडी करना मुश्किल होगा तो उसको पीसीआर करके उसका डीएनए को पूरा एम्पलीफाई करेंगे, बिलियंस ऑफ कॉपी बनाएंगे। उसके बाद बिलियंस ऑफ कॉपी बनाने के बाद इस डीएनए को स्टडी करेंगे और देखेंगे हाँ ये एचआईवी का ही है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर पीसीआर में हम कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लो कैंसर के लिए स्पेसिफिक जीन जो होता है, कैंसर के लिए जो स्पेसिफिक कैंसरस जीन होते हैं उसके लिए कैंसर स्पेसिफिक प्रोब यूज कर लिया जाएगा, प्रोब, और देखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं। एम्पलीफाई होने के बाद एम्पलीफाई होकर कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। पहले एम्पलीफाई करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे पीसीआर की मदद से। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका बेसिक क्या है कि न्यूक्लिक एसिड को आप एम्पलीफाई मल्टीपल कॉपी बना के देखोगे। सो इससे वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस भी डिटेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए डिटेक्ट हो जाएगा और इससे पता चलेगा वो है कि नहीं। तो इससे एचआईवी इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकते हो, म्यूटेशन जीन में देख सकते हो कैंसर पेशेंट में कि जीन में म्यूटेशन है कि प्रोब को यूज करके, और जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान रखना। एलेजा क्या है? एलेजा है इम्यूनो लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेस है। तो इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन समझ रहे हो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यूज होता है इसमें। उस एंटीबॉडी में एंजाइम लिंक्ड होता है और उसमें हम देते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देंगे। और अगर सच में कोई पैथोजन है, ये पैथोजन के साथ अगर इंटरेक्ट किया तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कलर प्रोडक्ट देगा, कलर प्रोडक्ट। और अगर कलर प्रोडक्ट नहीं दिया तो समझो पैथोजन नहीं बना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मान लो मेरे बॉडी में पैथोजन आया तो मेरा बॉडी उसको फाइट करने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। या फिर
पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए पैथोजन में क्या होगा, प्रोटीन्स होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा, तो उसको मैं डिटेक्ट करूंगा। कैसे मैं बताते रहा हूँ, रुको जरा से ब्यूटीफुल फिगर, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, तो ये मान लो एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी में एंटीजन आके बाइंड करता है, और अब हम इस प्रकार से इस एंटीबॉडी को मॉडिफाई किया जिसमें एंजाइम है, और अगर एंटीजन उसमें बाइंड करेगा इस एंटीबॉडी में, तो ये क्रोमोजेनिक सबसेट कलर प्रोडक्ट दे देगा। तो ये मान लो वेल प्लेट होता है, उस वेल प्लेट में ब्लड सैंपल मैंने चैम्बर्स डाल दिया, तो ये रेड वाला पैथोजन है। तो अगर पैथोजन है तो उस एंटीबॉडी में आकर बाइंड किया, ये देखो। उसके बाद मैंने ये आपका एंजाइम लिंक्ड वाला इम्यूनोग्लोबुलिन डाल दिया। तो अगर सच में एंटीजन है, पैथोजन है, तो ये इसके साथ जाकर बाइंड करेगा, ये एंजाइम लिंक्ड वाला इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये जब बाइंड करेगा तो ये जो सबस्ट्रेट था वो कलर प्रोडक्ट देगा, और अगर कलर प्रोडक्ट देगा तो हम बोलेंगे पैथोजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट। और मान लो पैथोजन नहीं था, तो पैथोजन नहीं होने से क्या होगा, ये बाइंड नहीं करेगा, तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर कलर नहीं आया तो हम बोलेंगे पैथोजन एब्सेंट। तो इस प्रकार से एलाइजा काम करता है। तो किसके बेसिस में काम कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन का इन्फेक्शन हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन, किसका, आपका पैथोजन का। या फिर पैथोजन के अगेंस्ट में मेरा बॉडी जो एंटीबॉडी बनाएगा उसको भी मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। एलाइजा बहुत टाइप का होता है, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा भी होता है। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना अगर समझ में आ गया तो काफ़ी अभी के लिए आपका। तो एलाइजा का हमने ये देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका प्रोब मेथड। प्रोब तो आपको पता है ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए है जो कि रेडियो लेवल रहता है। कैसा रहेगा, रेडियो लेवल। इसमें है क्या विजिबल, नहीं है, छोड़ो यहीं दिखा देता हूं। तो प्रोब मेथड में क्या होता है कि थोड़ा याद करो, ये डीएनए का सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मदद से हम अलग कर देंगे। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मदद से हम अलग कर देंगे। फिर हम ब्लोटिंग कर लेंगे। ब्लोटिंग में क्या होगा आपका, साउडर्न ब्लोटिंग, जिसमें नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन में ले लिया। उसके बाद ब्लोटिंग करने से पहले यहाँ एल्काली ट्रीटमेंट देके हम NaOH ट्रीटमेंट देकर डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बना लेंगे। उसके बाद ब्लोटिंग करेंगे। अब ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था यहाँ में, अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। देखो सपोज से, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। अब मैं रेडियो लेवल प्रोब इसमें डालूंगा। ठीक है, नॉर्मली इसका सीक्वेंस मुझे पता है, और रेडियो लेवल में प्रोब डालूंगा। यहाँ में भी एक है, ये रहा। अब मैं रेडियो लेवल प्रोब डालूंगा। रेडियो लेवल प्रोब डालूंगा तो जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री का बाइंड करेगा, देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का बाइंड किया, यहाँ बाइंड किया, यहाँ बाइंड किया, लास्ट वाले में भी बाइंड किया। तो ये थर्ड वाले में वो बाइंड नहीं कर पाया, प्रोब थर्ड वाले में बाइंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज यहाँ में बीच में म्यूटेशन है। देखो मैं इसे गैप करके दिखा दिया, म्यूटेशन है। और अब मैं इसको अगर ऑटो रेडियोग्राफी करूँ, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं देखा है तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट चैप्टर का 3rd वीडियो देख लेना, वहाँ में आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर होगा। सो डीएनए था, जिस जीन पे भी मेरे को म्यूटेशन पे डाउट था वो सब निकाला मैंने, कट किया, सेपरेट किया, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड किया, फिर प्रोब दिया। जहाँ में म्यूटेशन में वो प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नहीं तो बाइंड नहीं करेगा। ऑटो रेडियोग्राफी करूंगा तो ये तो, क्योंकि ऑटो ये रेडियो लेवल होता है तो चमकेगा, यहाँ बैंड मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। थर्ड वाले में नहीं मिला तो मैं समझ जाऊंगा इस वाले में म्यूटेशन है। तो जो म्यूटेटेड जीन होगा वो फोटोग्राफिक प्लेट में नहीं दिखाई देगा। यही है इसका कहानी। तो प्रोब रेडियो लेवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हो सकता है जो हाइब्रिडाइज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, आरएनए तो आरएनए के साथ। देखो प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा किसके साथ, म्यूटेटेड जीन के साथ। हैंस म्यूटेटेड जीन अपियर नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म में, एक्सरे में अपियर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा प्रोब के साथ, क्योंकि म्यूटेशन होकर रखा है, और उससे आप वो जो भी बीमारी है, डिजीज से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ में म्यूटेशन हुआ है, क्या बीमारी होगा। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, किसी भी एनिमल का अगर आप डीएनए को मॉडिफाई कर दोगे और वो फॉरेन डीएनए उसमें एक्सप्रेस करेगा तो ऐसा एनिमल का बोलोगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, सो सम मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक एनिमल आर रेट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, याद रख लेना। एंड 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, माइस पे ही रिसर्च करते हैं ज़्यादातर। अभी डायरेक्ट रोल है। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूजेस क्या है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी
तो एनिमल्स को आप जीन डाल के उसका नॉर्मल, उस जीन के वजह से उसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट कैसा है वो सब आप स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ में स्टडी कर सकते हो कि जीन कैसे रेगुलेट करेगा और वो कैसे इफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी का। इसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, जो आपका ग्रोथ फैक्टर की तरह ग्रोथ कितना हो रहा है नहीं हो रहा है जीन एक्सप्रेस करके वो बता देगा। इसका एग्जाम्पल। दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप उसमें ट्रांजेक्शनली मॉडिफाई करके आप डिजीज स्टडी कर सकते हो। तो मोस्ट कॉमन डिजीज जो स्टडी हम करते हैं वो है कार, दैट इज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। याद रख लेना ये ट्रांजेनिक एनिमल का यूजेस फॉर डिजीज। तीसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सो हर बीमारी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन चाहिए होता है, ठीक है ना। ट्रांजेनिक एनिमल को हम इस प्रकार से वहाँ जीन डाल के मॉडिफाई करेंगे कि वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना दे जो मेडिसिन की तरह काम करे। जैसे कि एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एम्फाइसीमा बीमारी को ट्रीट करने में काम आएगा, जो ट्रांजेनिक एनिमल से बना है। फिर सिमिलर अटेम्प्ट और कौन सा ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसमें पाइन जेम बन जाए एंसिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। एम्फाइसीमा का आ चुका है बीमारी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बट फिनाइलकीटोन्यूरिया एंसिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए काम चल रहा है। और 1997 में याद रखना पहला ट्रांजेनिक काउ रोजी आया था, ठीक है। इस काउ में ऐसा जीन डाला गया जो ह्यूमन एनरिच प्रोटीन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन बना रहा था। कितना बना रहा था वो रोजी काउ? 2.4 ग्राम पर लीटर, विच इज ह्यूमन प्रोटीन एनरिच था। सो नॉर्मल काउ मिल्क से रोजी का जो काउ मिल्क है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनली वैल्यू था। सो विच वॉज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। क्यों? क्योंकि उस रोजी के काउ में ह्यूमन प्रोटीन था, कौन सा? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, जो ह्यूमन बेबी के लिए बेनिफिशियल था। तो याद रख लेना पहला ट्रांजेनिक काउ से क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना। और भी देखेंगे हम। ट्रांजेनिक एनिमल तो देख लिया हमने, और 2 रोल था वो भी देखेंगे। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया ऐसा बीमारी देख लिया, रोजी का काम देख लिया, ट्रांजेनिक माइस। ना वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। तो पहले टेस्टिंग करने के लिए हम यूज करते थे मंकी का, बट मंकी से भी इजी है ट्रांजेनिक माइस में, क्योंकि मंकी मर गया तो पॉपुलेशन बहुत कम है। माइस का क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी जाएगा। लैब में बहुत जल्दी, इजी टू कल्चर, शॉर्ट लाइफ स्पैन, स्टडी करना आसान है। सो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं ट्रांजेनिक माइस को। तो ट्रांजेनिक माइस को हम यूज़ करते थे क्या टेस्टिंग के लिए? पोलियो वैक्सीन सेफ्टी के लिए। और ये अगर रिलायबल होगा तो हम मंकी को रिप्लेस कर देंगे वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, जो पहले मंकी ये सब में किया जाता था, ठीक है। सो टू टेस्ट दिस सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन मंकी को पहले यूज़ किया जाता था और उसमें सक्सेसफुल होता है ह्यूमन को। तो ट्रांजेनिक माइस उसको स्लोली रिप्लेस कर रहा है, और ट्रांजेनिक माइस में हमने पोलियो वैक्सीन का टेस्टिंग चेक किया था। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कोई भी एक केमिकल का स्टडी करना, और ये प्रोसीड्यूर जो है ना, ये जो टेस्टिंग है टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स की तरह सिमिलर है। पकड़ लो एक ट्रांजेनिक माइस है, ट्रांजेनिक माइस, और ये एक नॉर्मल माइस है। तो ट्रांजेनिक माइस को मैं ऑलरेडी केमिकल देकर सेंसिटिव बना चुका हूँ, केमिकल देकर इसको सेंसिटिव बना चुका हूँ, और फिर मैं एक्स दवा इसको दूंगा और ये एक्स दवा इसको दूंगा, तो मेरे को बहुत जल्दी रिजल्ट नॉर्मल वाले में मिलेगा ना, जिसमें ऑलरेडी वो केमिकल देकर मैं टॉक्सिक बना चुका हूँ, उसमें मेरे को इस एक्स का असर ज़्यादा जल्दी दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रहा हूँ कि मैं हूँ और यहाँ में और कोई है, पकड़ ले रहा, मुझे बुखार नहीं है, इसको पूरा बुखार है, तो तुमने हमें पैरासीटामोल दिया, दो, मैंने भी एक खाया, ये भी एक खाया, तो तुम्हें बताओ पैरासीटामोल का असर बहुत जल्दी किस पे करेगा? मेरे को तो कुछ था ही नहीं, तो मेरे में असर क्या नहीं किया, मुझे क्या पता, बट ये बीमार था, ये ठीक हो गया एकदम, तो इस पे असर ज़्यादा होगा। तो वही बोल के रखा है यहाँ में, ट्रांजेनिक एनिमल्स जो होगा ना, उसको हम ज़्यादा सेंसिटिव बना दे रहे हैं टू द टॉक्सिन देन नॉन ट्रांजेनिक एनिमल। ट्रांजेनिक एनिमल को ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया ताकि हम देखेंगे इस एक्स का काम कैसा हो रहा है। सो डेट द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन कुड बी ऑब्टेन इन लेस टाइम, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, इट विल टेक टाइम। तो इस प्रकार से आप केमिकल का सेफ्टी टेस्टिंग भी कर सकते हो। So some transgenic mice carry gene which make them more sensitive to the toxic substance than non-transgenic animal, और जब उसको टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्सप्रेस करोगे तो इफेक्ट को बहुत जल्दी स्टडी कर लोगे, इमीडिएट रिजल्ट देगा, क्योंकि दैट ट्रांजेनिक माइस इज ऑलरेडी सेंसिटिव टू दैट केमिकल। नेक्स्ट कुछ इथिकल इश्यूज देखते हैं। इथिकल इश्यूज क्या है कि आज मान लो मैंने कोई एक्स ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है, पकड़ लो सपोज, और एग्जांपल दे रहा हूँ, पकड़ लो मैंने देखा कि ये डीएनए एक्स प्रोटीन बना रहा है, और ये एक्स प्रोटीन
ह्यूमन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बिना आगे पीछे देखे मैं एक्स प्रोटीन को एक प्लांट में डाल दिया, बिना आगे पीछे देखे कि प्लांट में भी ये प्रोटीन बने और इंसान ये प्लांट खाए तो इंसान का भला हो। हमने ऐसा सोचा बट ये प्लांट में तो एक्स प्रोटीन बनेगा ही, बट ये एक्स प्रोटीन ना उस प्लांट का नॉर्मल फिजियोलॉजी को अल्टर कर दे रहा है, जिसके वजह से उसमें म्यूटेशन होकर टॉक्सिन बनना स्टार्ट हो गया। तो उस केस में इस प्लांट को जो खाएगा तो मरेगा। तो ऐसा नहीं है बायोटेक का मदद से कि आपका जो मन गया जैसे मन गया आपने वही कर लोगे, ऐसा नहीं होता। सो प्रॉपर इथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। काफ़ी बार बायोटेक से आप जो ऑर्गेनिज्म या जो भी मॉडिफिकेशन करोगे उसका अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है, आपको नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है। और आज का डेट में तो सबसे खतरनाक है वो है बायो वेपन्स, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। आज ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, पानी में चल रहा है, ठीक है, पूरा लड़ाई उनका एकदम चल ही रहा है, 15-20 दिन होने वाला है, अभी कंटिन्यूस वाला का फाइट चल रहा है। क्या पता अंदर ही अंदर अमेरिका बायो वेपन्स बना रहा हो, कुछ ऐसा वायरस बना रहा हो कि मौका मिला तो ईरान में छोड़ देगा। ईरान में अगर वो वायरस छोड़ा तो जैसे कोविड में पूरा दुनिया तहस नहस होकर रखा था, ईरान तहस नहस हो जाएगा, किसको पता नहीं चलेगा। जैसे कोरोना वायरस कहा जाता है चाइना का लैब में बना गया और देखो पूरा दुनिया का इकोनॉमी को हिला कर रख देता 2 साल। सबका यहाँ जितना लोग वीडियो देख रहे हैं 1-2 साल बर्बाद हुआ है, सबका पढ़ाई का टाइम है, मेरा भी एमएससी का टाइम बर्बाद हुआ था, ठीक है, 1 साल वेस्ट हुआ। तो आज के डेट में जो सबसे डेंजर वेपन है ना वो फाइटर वेटर कुछ नहीं है, बायो वेपन है। ऐसा वायरस बनाओ इलाज ही ना हो, वैक्सीन बनाते बनाते 1 साल लग जाएगा। अमेरिका का भरोसा नहीं है, क्या पता वेपन बना भी रहा होगा बायो वेपन। ईरान भी कम नहीं है बेटा, दे आर ऑल्सो फाइटिंग। तो छोड़ो। कुछ इथिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है ताकि हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करें तो उसको रेगुलेट कर पाए, ताकि वो किसी भी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म ना करे। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जब आप ऑर्गेनिज्म का करोगे तो उसका अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है, आपको नहीं पता। जब आपको इंट्रोड्यूस करोगे इकोसिस्टम में, आप अच्छे के लिए इंट्रोड्यूस करोगे, बुरा असर दिखाना हो सकता है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, जीएक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। यही वो कमेटी है जो सब कुछ चेक करेगा, वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। आपने कोई भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया पब्लिक सर्विस के लिए सही है कि नहीं, उसका रिसर्च सही है कि नहीं, उसका वैलिडिटी है कि नहीं, उनसी सब चीज़ को ओके करने के लिए कमेटी बना दिया गया है, वो है जीएक कमेटी। फिर अब देखते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, कुछ यूनिक इन्वेंशंस होता है जो आपके नाम में ही रहेगा, आपने पहले बनाया, दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। जैसे कि मेरे नाम में 4 पेटेंट है, तो दैट इज़ माई इन्वेंशन, नॉट माई आवर इन्वेंशन, हमारी टीम ने बनाया। मेरे सुपरवाइजर जो है डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा सर, उन्होंने ही मेनली किया, वी और वेर इन्वॉल्व हियर। तो वो हमारा यूनिक इन्वेंशन है। जैसे हमने राउंड पर्ल के ऊपर में कुछ काम किया, डिजाइनर पर्ल के ऊपर में कुछ काम किया रिगार्डिंग टू पर्ल ओनली, तो वो दुनिया में हमारा यूनिक इन्वेंशन है, वो हमारा पेटेंट है। हमको छोड़ के वो पेटेंट कोई और यूज़ नहीं कर सकता, हमारा परमिशन यूज़ करके ही उसको कोई यूज़ कर पाएगा, हमारा परमिशन लेके। तो पेटेंट ऐसा चीज़ होता है। तो क्या हुआ इसमें, कुछ इश्यू क्या हुआ, जैसे कि देखो नॉर्मली राइस का बात करते हैं, बासमती राइस नहीं, राइस का बात करते हैं। इंडिया में 2 लाख वेराइटी है राइस का। वेराइटी मतलब क्या, देखो जीनस होता है, उसका बाद स्पेसीज होता है। एनिमल का केस में क्या बोलेंगे हम, सब स्पेसीज बोलेंगे, बट प्लांट के केस में सब स्पेसीज नहीं बोल के हम बोल देंगे वेराइटी। तो प्लांट का 2 लाख से ज़्यादा वेराइटी है इंडिया में, तो वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में। और 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी है बासमती राइस का इंडिया में। तो 1997 में क्या किया कि अमेरिकन कंपनी था, उसको पेटेंट मिल गया हम लोग का इंडियन बासमती राइस में। किसके थ्रू, तो यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उसने क्या किया, ये इंडियन बासमती में राइस लिया, इंडिया का बासमती राइस लिया जिसका बहुत बढ़िया खुशबू था, और वहाँ का एक छोटा राइस का प्लांट लिया जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, उसके साथ उसको क्रॉस कर दिया सेमी डॉर्क वेराइटी के साथ, और एक नया वेराइटी बना दिया बासमती राइस का। तो इस नए वाले वेराइटी बासमती राइस में जो एरोमा था, खुशबू था, वो इंडियन बासमती राइस का था। तो क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए, इंडिया का खुशबू वहाँ चला गया। तो 1997 में क्या हुआ, अमेरिकन कंपनी इसको चुरा के ले गया, इसके साथ बनाया, और ये नया वेराइटी जिसमें इंडियन बासमती राइस का खुशबू है, उसका पेटेंट ले लिया। किसके थ्रू लिया, तो याद रखना यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू लिया। अब ये चला गया, पेटेंट हो गया तो हो गया, अब इसको वापस नहीं ला सकते। सिमिलर अटेम्प्ट टर्मरिक और नीम के लिए भी किया। नीम तो आज जुग जुग से इंडिया में यूज हो रहा है, पहले ब्रश नहीं था तो दतवन था, ये सब इंडिया से ही स्टार्ट हुआ। पहले से ही चोट लगने से क्या लगाते थे, हल्दी लगाते थे, हल्दी वाला दूध पीते थे। इस चीज़ का भी क्रेडिट दूसरा कंट्री ले जाना चाहता था कि ये उनका ओरिजिन है, वो लोग का लिखा हुआ है। अरे ये हम लोग का शास्त्र में जब पैदा ही नहीं हुए थे वो लोग, उससे पहले से ये सब लिखा हुआ है। तो
ये तो लेके चले गए एक, बट इस पे अटेम्प्ट किया, ये कर नहीं पाए, ध्यान रखिएगा इस पे। तो नेक्स्ट आते हैं बायो पायरेसी। पायरेसी मतलब चोरी, ठीक है। जैसे कोई नया मूवी आता है, अभी धुरंधर कल आने वाला है, मुझे पता है कल परसों बहुत लोग देख लेंगे मोबाइल में ही, तो चोरी वाला है, किसने छुप के वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया हॉल में और वो अपलोड कर देगा, सबको मिल जाएगा। सो लिविंग चीज का बिना, लिविंग रिसोर्सेज का बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन, उस जगह का कोई पर्सन से ऑथराइज नहीं लिया और वहां से तुम लिविंग चीज को ले गया, यूटिलाइज किया, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी करता है। जैसे कि डेवलप जो कंट्री है वो लोग डेवलप होगा, बट बायो रिसोर्सेज में बहुत वीक है वो लोग, डाइवर्सिटी में बहुत वीक है। तो इंडिया में आता है, रिसर्च करता है, चोरी करके लेके चला जाता है, बहुत लोग ऐसा करता है। तो प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना अगर लेके चला गया, उसी को कहते हैं बायो पायरेसी। तो इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम दी कंट्रीज, या फिर उसके साथ जो पीपल कंसर्न है उनसे परमिशन नहीं लिया, और ना ही कोई कंपनसेशन दिया कि हम आपका प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, आप इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, आप पैसा रखो। तो ऐसा काम करोगे तो उसको कहते हैं बायो पायरेसी। ओके, तो क्या इथिकल इश्यू देख लिया, G1 देख लिया हमने, और बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ करोगे तो उसे कहेंगे बायो पायरेसी, ठीक है। और सर्टेन कंपनी को पेटेंट तो मिला, ये तो हमने देखा ही था, अटेम्प्ट आपका ये सब करके गया था। बासमती राइस पे अटेम्प्ट लेके चला गया पेटेंट, बासमती का अलग ही खुशबू है, ये सब US पेटेंट के थ्रू लेके चला गया, ध्यान रखना ये चीज़। बट इन सब के बारे में हम लोग का जो है इंडिजिनस पीपल ऑफ द कंट्री जो होता है, गांव में जो होते हैं, उनको पहले से ही पता है हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम का बेनिफिशियल। तो इन पे जो अटेम्प्ट किया गया था वो करने नहीं दिया गया उनको चोरी, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन जो होता है वो पुअर होता है बायोडाइवर्सिटी में, ट्रेडिशनल नॉलेज में। तो लोग जाते हैं जहाँ जो कंट्री में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वहाँ से चोरी करके बायो पायरेसी करते हैं। तो इसको बनाने के लिए इंडिया ने, याद रख लेना, इसको, इस चीज़ को रोकने के लिए तो इंडियन पार्लियामेंट ने सेकेंड अमेंडमेंट में, सेकेंड जब चेंज हो रहा था तो हमें एक बिल को प्रोड्यूस किया, इंडियन पेटेंट बिल, जो ऐसा इश्यू कुछ भी हो, चाहे पेटेंट का हो, इमरजेंसी कुछ हो, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, इनिशिएटिव को लेके हो, इमीडिएटली काम करेंगे, तो चोरी नहीं कर पाएंगे। तो याद रख लेना ये चीज़, ठीक है, ताकि अनऑथराइज कोई भी एक्सप्लोरेशन ना करे। इसलिए इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन पेटेंट बिल लाया सेकेंड अमेंडमेंट में, ध्यान रखना। ये देख रहा है, ये दिखा रहा है, आएंगे चुपचाप ऐसा चोरी करके लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर, इसको हम देखते हैं थोड़ा। टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट क्या है, देखो टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट है कि मान लो एक प्लांट है, मेरे को बहुत ही कम समय में सिमिलर प्लांट चाहिए, तो मैं इस प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लूँगा, उसको मैं एक्स प्लांट बोलूँगा, उसको मैं सारा न्यूट्रिएंट वेंडियम सारा कंडीशन दे दूंगा और इससे मैं कैलस बना लूँगा। फिर इस कैलस को मैं छोटा छोटा ट्यूब में अलग अलग से डाल दूंगा, ये छोटे छोटे ट्यूब में डाल दिया कैलस को, ठीक है। कैलस बनाने के लिए ऑक्सीजन और साइटोकिनिन का इक्वल मात्रा दिया। अब यहाँ से रूट बनाने के लिए मैं, रूट बनाने के लिए साइटोकिनिन ज़्यादा दूंगा ऑक्सीजन से, सूट बनाने के लिए साइटोकिनिन ज़्यादा दूंगा ऑक्सीजन से, और रूट बनाने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा दूंगा साइटोकिनिन से, तो रूट भी आ जाएगा, सूट भी आ जाएगा। तो देखो कम समय में जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बना लिया मैंने इससे, तो इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो कम समय में जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। ऐसा जेनेटिकली आइडेंटिफाई प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, सोमा क्लोन्स कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, सो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट है, उसका कोई भी प्लांट का पार्ट या सेल या टिश्यू लो, उसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट, उसको आप न्यूट्रिएंट मीडियम में दो, स्टेरलाइज कंडीशन, अब उसको स्टेरलाइज भी करना पड़ेगा, 1% मर्क्यूरी क्लोराइड से करोगे, PYQ ध्यान रखना। इस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में दोगे तो कार्बन सोर्स आएगा, सुक्रोज, अमाइनो एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स दोगे, ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, ये सब, तो कैलस बनेगा। कैलस बनाने के लिए अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनने के लिए ऑक्सीजन साइटोकिनिन का इक्वल मात्रा दोगे। फिर इसको छोटे छोटे ग्लास ट्यूब में ले लोगे, टेस्ट ट्यूब में, और ऑक्सीजन ज़्यादा दोगे तो रूट बनेगा, साइटोकिनिन ज़्यादा दोगे ऑक्सीजन है तो सूट बनेगा। देखो तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बन गया। तो ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को हम कह देते हैं सोमा क्लोन्स। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जेनेटिकली सेम प्लांट बहुत ज़्यादा मैं कम समय में बना सकता हूँ। दूसरा फायदा क्या है कि एक पकड़ लो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, ये तो मर जाएगा, तो इस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से मैं हेल्दी प्लांट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस वायरस प्लांट का मेरिस्टेमेटिक सेल ले लूँगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता, उनका मेटाबोलाइट्स बहुत फास्ट होता है मेरिस्टेमेटिक का। तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से अगर आपको उसको नॉर्मल प्लांट अचीव करना है तो आप वहाँ से मेरिस्टेमेटिक सेल ले लोगे एज ए नेक्स्ट प्लांट, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर फ्री फ्रॉम वायरस।
फिर से न्यूट्रिएंट मीडियम में डालोगे, स्टेलाइज करोगे, सारा कंडीशन दे दोगे, तो सेम प्लांट कम समय में बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल याद रख लेना, बनाना, शुगरकेन, पोटैटो, कि अभी तक कौन सा बहुत सारा प्लांट होगा, ये स्पेसिफिक एग्जांपल याद रखना कि ऐसा प्लांट का वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से भी नॉर्मल प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर बना दिया गया है। बनाना, शुगरकेन एंड पोटैटो। और इसका एग्जांपल बेट था, बनाना, एप्पल एंड टोमेटो था। आई थिंक एक बार चेक कर लेना, बेट से याद था मुझे। नॉर्मल वाला वायरस इन्फेक्टेड प्लांट वाला, और ये नॉर्मल प्लांट का बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरा फायदा क्या है, कैन ऑब्टेन डिजीज फ्री, वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हो। तो यही मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, इसी को हम कहते थे माइक्रो प्रोपगेशन। और ये जो एक्सप्लांट था जिससे पूरा प्लांट ही बन गया, इसका पास एबिलिटी है पूरा प्लांट बनाने का, तो ऐसा एबिलिटी को ऑफ सेल्स को हम कहते थे टोटिपोटेंसी। सो द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सिंगल सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी मतलब टोटल टाइप ऑफ सेल्स जनरेट कर देना, लीफ, स्टेम, रूट सब बनाने लग गया, तो इस कैपेसिटी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ओके, तो ये भी हो गया। और लास्ट पार्ट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सोमेटिक सेल लेंगे हम, तो आप क्या करोगे, दो सेल लोगे, दो डिफरेंट प्लांट्स है, पकड़ लो मैंने पोटैटो से लिया एंड टोमेटो से लिया एक एक सेल। तो सबसे पहले उनका मैं सेल वॉल रिमूव कर दूंगा, सेलुलोज पेक्टिनेस एंजाइम दूंगा, सेल वॉल रिमूव कर दूंगा, तो बचेगा क्या, नेकेड प्रोटोप्लाज्म बचेगा। ये पोटैटो का, ये टोमेटो का, 2N, ये भी 2N। अब इस नेकेड प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करा दूंगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, याद रख लेना। तो ये फ्यूज हो गया, 2N फ्यूज होकर 4N बन गया। अब इसको मैं कल्चर करके इसको मैं प्लांट में डेवलप कर दूंगा। तो ये जो दो टोमेटो एंड पोटैटो का जो सोमेटिक सेल का फ्यूजन होकर जो प्लांट बना, इस प्लांट को हम बोल देंगे पोमाटो। इसमें क्या होगा, पोटैटो का सेल था तो नीचे जमीन में आलू बनेगा, और टोमेटो का सेल था तो ऊपर टमाटर बनेगा। तो एक ही पेड़ में नीचे आलू, ऊपर टमाटर बनेगा। तो दो से लिए सेल वॉल हटाए, प्रोटोप्लाज्म को पेग का मदद से फ्यूज का कल्चर कर दोगे तो बन जाएगा। तो टोमेटो एंड पोटैटो का मिक्सचर को बोलोगे पोमाटो। फिगर है तो दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसका कहानी बता दे रहा हूँ, अब गूगल करना पोमेटो, आपको दिख जाएगा। सो इतना अच्छा है टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस है भाई। टोमेटो पोटैटो मिला दिया, एक गोली में दो शिकार, नीचे टमाटर, ऊपर टमाटर, नीचे आलू। फिर भी इसका डिसएडवांटेज है, ये कमर्शियल यूज नहीं हो पाया इसका, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी होने का भी। उसका फायदा है कि टमाटर जितना साइज का बनना चाहिए था उतना साइज का बन नहीं रहा था, एंड आलू का भी प्रोडक्शन नंबर और साइज जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। तो क्या फायदा, आलू टमाटर दोनों है, कोई बात नहीं है, बट जितना साइज और जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था नॉर्मली उससे कम हो रहा है। प्लस इसको बहुत ही कंडीशन अच्छा मतलब बहुत ही मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, इसलिए ये कॉमर्शियली उतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया ये। सो इसी के साथ बायोटेक एप्लीकेशन भी खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, अच्छा से पढ़ो, आगे बढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच विल बी माई लास्ट वीडियो ऑफ योर सेशन। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।